कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल v, विरल में प्रकाश की चाल तेज, तो विरल का अपवर्तनांक कम, और विरल का अपवर्तनांक कम हो गया, विरल का अपवर्तनांक कम होता है क्या हो गया, उसका एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन सारा खत्म हो गया है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया और उसके बेसिस पे कुछ सवाल भी लगा लिए लेवल 1 करके। ठीक है ना। लेवल 2 करके सवाल आपको मिलेगा। पहले लेवल 1 आप लोग लगा लिए हो, उसके बाद जैसे अपवर्तन खत्म होगा तो हम लेवल 2 का सवाल भी करा देंगे। ठीक है ना। होता क्या है ना कि जब एक बार हम चैप्टर पढ़े होते हैं उस समय हमें चीजें याद रहती हैं, तो हम फटाफट सवाल लगा रहे आते हैं, चाहे जितना भी सवाल लगाना हो। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, चीजें भूलने लगते हैं, तो उस समय हम सवाल को रिवीजन करा देंगे, सवाल करा के थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देंगे, और बीच बीच में आपको थोड़ा सा बहुविकल्पी सवाल भी कराना रह गया है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 नंबर के आएंगे बहुविकल्पी सवाल। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया है, आज अपवर्तन शुरू कर रहे हैं। और अपवर्तन देखो, एनसीईआरटी में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में दिया है। अदर बुक वाले में क्या दिया है, प्रकाश का परावर्तन अलग कर दिया, अपवर्तन अलग कर दिया, लेंस अलग कर दिया। परेशान मत होना, सबको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो मैं दो टुकड़े में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए हैं, अपवर्तन पढ़ेंगे और लेंस। तो अपवर्तन आज, बेसिक अपवर्तन आज खत्म हो जाएगा, जो भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए अपवर्तन आज खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अपवर्तन से रिलेटेड सवाल बता देंगे। जैसे आपको मिलेगा कि कोई किरण है, वो पानी पानी में आ रहा है, पानी के बाद क्या कर रहा है, कांच में जा रहा है, फिर कांच से पानी में जा रहा है, तो इसका क्या करते हैं, अपवर्तनांक निकालना सिखाएंगे। ठीक है ना। और प्रकाश की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बातें आज डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस किसे कहते हैं, लेंस अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं यहीं से। मैं संदीप विश्वकर्मा, और आप देख रहे हैं आपके प्यारे से छोटा सा चैनल CGS एजुकेशन। ठीक है ना। चलो, कॉपी निकाल लीजिए, आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग बना लीजिए। बात करते हैं अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई किरण जो होती है, जब कोई किरण होती है एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। जब जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह मार्ग से अपने मार्ग से विचलित हो जाती विचलित हो जाती है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक। देखो, डेली बेसिस पे आपको लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, कारण ये है कि गांव में क्या हो रहा है, इन दिनों मौसम खराब चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइट टाइम पे आ नहीं रही। तो लाइट आएगी नहीं तो वीडियो बन नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए आज थोड़ी सी इरेगुलरिटी होगी, लेकिन आप इरेगुलर मत होइएगा, जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है उसको उसी वक्त देख लीजिए। शाम को वीडियो अपलोड हो जाता है लगभग, जब भी वीडियो बनता है 2 दिन 3 दिन के अंदर में बनता है एक वीडियो, 2 दिन के अंदर में। तो शाम को 8 बजे वीडियो बन जाता है, तो 8 बजे आप लोग देख लिया करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दिया करो। और देखते हैं
ये हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये माध्यम एक है, माध्यम एक, और नीचे है माध्यम दो, माध्यम दो। एक और बना ले रहे हैं, अभी बता रहे हैं एक और क्यों बना रहे हैं, एक और बना ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर है माध्यम दो, नीचे है माध्यम एक, या फिर इसको माध्यम एक ले लो, ये है माध्यम दो। परिभाषा के अनुसार क्या है, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, अब जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, है ना, जाना इसको ऐसे चाहिए था अपने मार्ग में, लेकिन ये होता क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब, ये अभिलंब है, ये बीच वाली डॉटेड लाइन अभिलंब है, या तो अभिलंब के पास चली जाए या अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाए। दो केस बनते हैं, या तो अभिलंब के पास से चली जाए या तो अभिलंब से दूर हट जाए। तो इसमें हम कहते हैं ये अभिलंब के पास झुक गई, थोड़ा सा अभिलंब के पास झुक गई। क्यों अभिलंब पास झुक गई, क्यों अभिलंब पास दूर हो जाएगी, ये सारा आज डिस्कस करेंगे। अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, आज क्लास आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बताएंगे। इसे बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब है। और ये है आपतित किरण, आपतित किरण। ये भैया है अपवर्तित, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और इसको बोलते हैं आपतन कोण आई, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण आर। ठीक है, और इसे बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन कितना विचलन हुआ, कितना ही अपने रास्ते से डेविएट हुआ। पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करते हैं, डेविएट हो जाते हैं। जैसे अभी यूट्यूब पे पढ़ना क्या होता है ना, बहुत कठिन होता है। कठिन क्यों होता है, जब एक वीडियो, जैसे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो नीचे आपको चार वीडियो और इसी से रिलेटेड लगा होता है, तो आप डेविएट हो जाते हो कि चलो ठीक है यार, ये वाला वीडियो देख लेते हैं, ये वाला वीडियो देख लेते हैं, तो आप अपने मार्ग से डेविएट हो गए। आपका काम क्या था कि एक्चुअली ये पढ़ते रहना था। ठीक है ना, जो भी जिसका भी क्लास कर रहे हैं वो क्लास आप पूरी तरीके से लीजिए, अटेंड कीजिए, उसको सीखिए, ये तो आपका मार्ग था। लेकिन आप क्या किया, आप मार्ग से भटक गए। मार्ग से भटकने का मतलब हो सकता है कि उसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो प्ले कर दिए, या फिर हो सकता है कि अपना शॉर्ट को सरकाने लगे। ठीक है ना, तो मार्ग से विचलित नहीं होना, इसी को बोलते हैं विचलन कोण। डेविएशन क्या है, तुम्हारा विचलन कोण है। ये क्या है, आपतन कोण है, अपवर्तन कोण, और ये विचलन कोण है। तो ये कहाँ गया, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक गया, अभिलंब की तरफ झुक गया। चलो इसमें देखते हैं क्या होता है। ये आपतित किरण ऐसे आ रही थी, इसको जाना ऐसे चाहिए, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये होता क्या है, ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। ये देखो, ये अभिलंब से दूर हट गया, ये है कोण आर, कोण आई, और ये अपने मार्ग से डेविएट हो गई। देखो अपने मार्ग से डेविएट हो गई, इसका है ये डेविएशन। इधर क्या हो रहा था, अपने मार्ग से डेविएट होके ये इधर की तरफ चलेगी, अभिलंब की तरफ झुक गई, अभिलंब की तरफ झुक गई, और ये अभिलंब से दूर हट गई। इसे बोलते हैं अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल, नॉर्मल। इसे बोलते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, माध्यम दो, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। कब अभिलंब की तरफ झुकेगी, कब अभिलंब से दूर होगा, आज अभी बताएंगे अगली स्लाइड में, जस्ट इसके बाद। ठीक है ना, अच्छा। अब ये देखो, अभी हम मान के चलते हैं इसमें क्या है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ये क्या है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस वाले के लिए, इसके लिए लिखेंगे जो वन वाला माध्यम है वो कैसा है, पहला माध्यम क्या है, विरल है।
ऐसा भैया विरल है, और दूसरा है सघन। दूसरा है सघन। इस वाले में देखो, पहला है पहला है सघन। पहला सघन माध्यम, और दूसरा है विरल माध्यम। इस वाले के केस विरल माध्यम। ऐसा हो क्यों रहा है, इसके लिए जानेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है कि ये अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे, कभी अभिलंब के पास चली जा रही, कभी अभिलंब की दूर चली जा रही। कह रहे गुरु जी ये तो बता दिए कि ये विरल माध्यम था, तो विरल माध्यम से सघन में आया तो अभिलंब की तरफ झुक गया, और ये क्या था, माध्यम वन कैसा था तुम्हारा, सघन था, तो सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हट गया। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण समझते हैं, ठीक है ना। इतना पहले आप छाप लीजिए, फटाफट से छापिए, इसके पीछे का कारण समझते हैं। चलिए, इसके पीछे का कारण क्या है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। क्या है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। यहाँ पर मान लो प्रकाश की चाल रहा होगा v1, क्या भैया v1, यहाँ पर प्रकाश की चाल v2। प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो गया ना, यहाँ प्रकाश की चाल v1 था, मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ आया तो हो गया मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रकाश की चाल हो रही कम। प्रकाश की चाल कम हो रही तो यह विलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जा रहा है। और यहाँ पर मान लो प्रकाश चाल थी v1, और यहाँ पर प्रकाश चाल v2। प्रकाश की चाल यहाँ मान लो थोड़ा सा अधिक रहा होगा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड था, यहाँ पर क्या हो गया 15 हो गया। सारी बातें अभी बताएंगे जस्ट, ठीक है। तो लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण जानेंगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कंफ्यूजन मत होना, रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन, रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन, और रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो, देखो भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अतः अतः जब प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो तो वह अपने मार्ग से अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है भैया, भिन्न भिन्न होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने मार्ग में विचलित हो जाता है, ठीक है। छापो, इसको पूरा मिटा देते चित्र, फिर बनाते। चलिए भैया हो गया, छाप लिए, हेडिंग बनाइए, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोग पढ़े थे, परावर्तन के दो नियम थे, सेम उसी प्रकार से अपवर्तन के भी दो नियम है। परावर्तन के दो नियम थे, अपवर्तन के भी दो नियम है। कंपेयर करते दोनों को कंपेयर करते चलते हैं।
परावर्तन का पहला नियम क्या कहता था? पहला नियम परावर्तन कहता था आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते थे। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर ये बोल रहा है, ये भी वही कह रहा है, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना, तथा आपतन बिंदु बिंदु पर बना, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल, एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब क्या होता है? एक साथ दो एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। ये बोर्ड आपको दिख रहा है 2D बोर्ड है। अगर इसको मान लीजिए ये वाला वाई एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस होगा। अगर इसको वाई माने हैं, ये मान लो एक्स हो गया। अगर इसको एक्स मानोगे तो ये हो जाएगा वाई। अगर इसको जेड मानोगे तो ये हो जाएगा एक्स, या फिर इसको जेड मानोगे तो ये हो जाएगा वाई। कोई भी एक एक्सिस आएगी। एक साथ तल में देखो दो एक्सिस इन्वॉल्व होंगी। अगर इसको इन सब में से कोई एक लोगे तो इन सब में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो एक ही तल में क्या होते हैं? पाए जाते हैं तीनों। दूसरा नियम, दूसरा नियम परावर्तन में क्या कहता था? परावर्तन कहता था भैया आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होने चाहिए। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसा नहीं चलेगा। आपतन कोण की ज्या तथा तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है भैया? नियतांक होता है। लिख ले, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण, आपतन कोण किससे लिखते हैं भैया? आई से लिखते हैं ना। आपतन कोण की ज्या, ज्या बोले तो साइन, आपतन कोण की ज्या तथा तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को आर लिखते हैं। अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। समझ रहे हो ना? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बच्चों कुछ लोग होते हैं म्यू लिखते हैं, कुछ लोग एन लिखते हैं। जब बुक ही नहीं कंफर्म है, कुछ बुक लिखती है म्यू, कुछ बुक लिखती है एन, लेकिन हम यहाँ पर एन लेके चलेंगे, ठीक है ना? एन लेके चलेंगे। तो अब ये नहीं लिखेंगे कि इसमें इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये लिखने वाली बात है, ठीक है ना? ये अंडरस्टूड है कि जो हम मान के चलेंगे वही लास्ट तक चैप्टर खत्म होते हुए हम लेंस भी पढ़ लेंगे, वहां भी हम एन ही मानेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? चलो चित्र द्वारा दिखाते हैं आपको। ये है अभिलंब आपका, ठीक है? ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, और इसके बीच एंगल है आपतन कोण आई, और ये क्या है? अपवर्तन कोण आर, ठीक है? ये अभिलंब है। तो कहते हैं मान लो माध्यम वन है तो इसे मानते हैं N1 माध्यम है, और ये क्या है? N2 माध्यम, ठीक है ना?
ये N1 माध्यम, ये N2 माध्यम है। अभी के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं, अभी के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये है विरल माध्यम, ये है विरल माध्यम। अब आप लोग अभी मत पूछना, अभी मत परेशान होना कि आपको कैसे पता सर जी, इसी में हम बताएंगे हमें कैसे पता चला। और ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम, ये है सघन माध्यम, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण क्या है भैया, आई साइन आई बटे साइन आर, साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक है उसको बाद में लिखो, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं N2 बटा N1, N2 बटा N1। और बच्चों एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्नेल, जिनका नाम था स्नेल, उन्हीं के नाम पे पड़ा है स्नेल का नियम, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। छापो, स्नेल का नियम छापो, छाप लिए। अच्छा सुनो, इसे क्या बोलते हैं, N12 को देखो सिंबलाइजेशन कर लेते हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए N12, इसका मतलब क्या कहते हैं, पहले माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। बोलने के दो तरीके इसके, एक तो ये हो गया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक, या फिर दूसरा तरीका और बोलने का है, कभी कभी कहते हैं दूसरे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। कभी भी देखना, जिसके सापेक्ष बोलेगा ना उसको पहले लिख देना, उसको पहले लिख देना, और जिसका बोले उसको बाद में लिखना। हमें N2 को चाहिए ना, देखो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो 2 वाले को बाद में रखो, और किसके सापेक्ष चाहिए, पहले के सापेक्ष, पहले के सापेक्ष, तो 1 and 2। अब यहाँ पर ऊपर नीचे करते वक्त जिसका चाहिए उसको ऊपर रखो, जिसका नहीं चाहिए उसको नीचे रखो, ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा, अब यहीं से हमारा एक नियम निकल के आएगा, यहीं से पता चलेगा कि रटा देते हैं बच्चों को कभी कभी, कि बोलते हैं कि विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, और सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ऐसा क्यों होगा ना, अब यही स्नेल के नियम से ही पता चलता है ऐसा क्यों हो रहा है। इसको बनाओ अच्छे से, उसके बाद हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या मिला फॉर्मूला, फिर से लिख दे रहे हैं ऊपर, साइन आई बटा साइन आर बराबर N1 N2, या फिर N2 बटा N1। जरा इसको तिर्यक गुणा करो, N1 को इधर ले जाओ, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। देखो सवाल लगाते वक्त ना हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, सवाल लगाते वक्त इसी का इस्तेमाल करेंगे। बना क्या था, देखो यही बना था, यही बना था ना, ये आई था, और N1 N2, सिंपल सा, यहाँ पर अपनी भाषा में लिख लो, कहीं किताब में नहीं लिखा मिलता है, अपनी भाषा में लिख लो, जिस माध्यम का कोण लेंगे, ऐसे लिखो, जिस माध्यम का कोण लेंगे, जिस माध्यम का कोण लेंगे, कोण मतलब साइन, जिस माध्यम का कोण लेंगे उसे
उसी माध्यम के अपवर्तनांक अपवर्तनांक से गुणा करेंगे, से गुणा करेंगे। जिस माध्यम का कोण लेंगे उसी माध्यम के अपवर्तनांक से गुणा करेंगे। साइन आई n1 से गुणा करेंगे बराबर साइन आर n2 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां से देखो प्रकाश की चाल की बात आती है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ 8। अब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 8 होती है। किसी माध्यम में जाने पे उस पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, बढ़ेगा कि घटेगा। आओ देखते हैं, हेडिंग पड़ जाएगी। इस हेडिंग के बाद ही जस्ट बताएंगे कि कब सघन की तरफ से विरल में जाने पे क्या होगा, विरल से सघन में जाने पे क्या होगा। ठीक है ना, तो हेडिंग बना लीजिए, अपवर्तनांक का अपवर्तनांक अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल पर प्रभाव। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल पर प्रभाव, या कहते हैं अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। कुछ भी लिख सकते हो आप, अपवर्तनांक या प्रकाश की चाल में संबंध। देखो होता क्या है परिभाषा, होता क्या है परिभाषा, निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ वायु ना हो, निर्वात या वायु में, वायु में प्रकाश, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तथा तथा किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को, प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम, उस माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। माना प्रकाश की चाल क्या है, c, और माध्यम में प्रकाश की चाल है v। ठीक है ना, माना, माना प्रकाश की चाल कितनी है, c, और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल v, माध्यम में प्रकाश की चाल v है। तो यहाँ से अपवर्तनांक क्या हो गया आएगा, अपवर्तनांक को क्या होगा, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, c बटा v, c बटा v। यहाँ से देखो तुम चाहे एक माध्यम लो, चाहे दो माध्यम लो, चाहे 1000 माध्यम ले लो, सभी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग रहेगा, लेकिन सॉरी प्रकाश की चाल क्या रहेगा, वही रहेगा, लेकिन माध्यम में प्रकाश की चाल अलग रहेगा। फिर से सुन लो, कोई भी माध्यम आप लो लीजिए, कोई भी माध्यम ले लीजिए, उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल अलग रहेगी, लेकिन निर्वात में प्रकाश चाल हमेशा फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एन है, एन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है क्या, एन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यहीं से पिक्चर में आया था सघन और विरल का कॉन्सेप्ट, सघन और विरल का कॉन्सेप्ट। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है बच्चों, सीख लो, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है ना, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उस माध्यम में जो किरण होगी वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो अब यहाँ से पता चला है कि कब अभिलंब की तरफ झुकेगी, कब नहीं।
चलिए भैया देखते हैं। स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटा साइन आर बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, या कह सकते हैं N2/N1। यहाँ से हमारे पास दो केस बनता है। यहाँ से हमारे पास दो केस है। पहला केस है यदि यदि N2 बड़ा हो जाए N1 से, और दूसरा क्या है यदि यदि N1 बड़ा हो जाए N2 से, N1 बड़ा हो जाए N2 से। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम चित्र बना दे रहे हैं, एक दोनों के लिए चित्र है। क्या है? दोनों के लिए चित्र है। इस केस में देखते हैं क्या होता है। मैं किरण अभी नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर है N1 और यहाँ है N2। पहले केस में कह रहा है कि N1 का मान छोटा है। अब N1 का मान छोटा मतलब साइन आई का मान क्या हो, देखो N1 छोटा है, N1 छोटा है तो क्या हो जाएगा, साइन आई बड़ा हो जाएगा। N2 बड़ा, N2 बड़ा मतलब साइन आई का मान बड़ा साइन आर से, साइन आर से बड़ा। और साइन थीटा थीटा के डायरेक्टली होता है। जैसे आप लोग साइन जीरो क्या होता है, जीरो। साइन 30 1/2, साइन 90 क्या होता है, 1। तो एंगल का मान बढ़ाते जाओगे तो साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर साइन आई अगर ज्यादा है तो कोण आई क्या होगा, ज्यादा होगा कोण आर से। आई ज्यादा होगा आर से, इसका मतलब ये ऐसे रहा होगा, आई ऐसे रहा होगा और ये आर। देखो आई का मान ज्यादा है, आर का मान कम है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्यों झुक गई मालूम है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा तेज चलती है। और जब प्रकाश की चाल तेज होगी, क्योंकि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी, विरल में प्रकाश की चाल तेज, तो विरल का अपवर्तनांक कम, और विरल का अपवर्तनांक कम हो गया, विरल का अपवर्तनांक कम होता है क्या हो गया, उसका एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है ना? छापो। दूसरा क्या है? दूसरा अब उल्टा इसका हो जाएगा। ये है N1, ये N2। इसमें क्या कह रहा है, अब N1 ज्यादा, N1 ज्यादा इसका मतलब साइन आर ज्यादा, इसका मतलब साइन आर ज्यादा, साइन आई कम। तो आर ज्यादा हो जाएगा आई से। इसका मतलब वो अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ये ऐसे आ रहा था अभिलंब से, अब दूर हट गई। ये कोण आई है और ये कोण आर है। ठीक है ना? तो इसके नीचे दो पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, हाँ पहला स्टार पॉइंट लिखेंगे, जब जब प्रकाश की की किरण विरल विरल माध्यम मतलब जिसका अपवर्तनांक कम हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। ठीक है ना? अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। इसका उल्टा दूसरा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन सघन माध्यम सघन माध्यम मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, सघन माध्यम से विरल विरल माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह
तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है ना। जब सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में आएगी तो क्या होगी, पास आ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर अब लिख सकते हैं हम, अब लिख सकते हैं ये क्या है, सघन है, और ये क्या है, विरल है, विरल है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये विरल है और ये सघन है। कहीं लिख लेना, कहीं लिख लेना, जो कॉपी है कॉपी के ऊपर छज्जा होता है ना, लाइनिंग बनी होती है, कहीं न कहीं पर लिख लेना जरूर कि प्रकाश की चाल सघन में तेजी के साथ चलता है, विरल में क्या होता है, स्लो चलता है। अरे खुद से सोचो ना, खुद से सोचो, कहीं भीड़ भाड़ का इलाका है, कहीं भीड़ भाड़ का इलाका है, वहां तुम ज्यादा तेज चल पाओगे या स्लो। इससे आप लोग क्या होता है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट खराब कर देते हो। डेंसिटी, डेंसिटी से नहीं मतलब है, समझ नहीं पा रहे हो, प्रकाश की चाल का डेंसिटी से कोई मतलब नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जिसका जिसमें मतलब जिस जिस पदार्थ की डेंसिटी ज्यादा हो उसमें प्रकाश की चाल कम हो। मिला मत देना, डेंसिटी अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है ना। ये कहीं नहीं लिखा है कि प्रकाश की चाल उसी माध्यम में अधिक होगी जिसका डेंसिटी कम होगा, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। छापिए। चलिए, हो गया भैया। अब आपके पास एक सवाल आता है, कभी कभी पूछता है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, दूसरे के सापेक्ष पहले का लिखेंगे कैसे। अब क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं कैसे कैसे आपसे सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लो बोल दिया गया, बोला गया है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक बोला है, पानी का अपवर्तनांक ना, तो पहले लिख दो पानी का, वाटर, पानी का लिख दो। किसके सापेक्ष बोला है, वायु के सापेक्ष, एयर। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका है। अच्छा, वाटर का चाहिए तो वाटर को ऊपर लिखो NW अपॉन एयर के सापेक्ष है तो N एयर, समीकरण एक। ठीक है ना। फिर तुमसे बोलेगा, फिर तुमसे एग्जामिनर बोलेगा वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है उसको मत देखा करो, पहले किसका पूछ रहा है उसको, किसका पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक, कांच को लिखते ग्लास, तो NG। अब देखो किसके सापेक्ष कह रहा है, वायु के सापेक्ष, तो वायु को आगे लगा दो, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, NG अपॉन NA, समीकरण 2। अच्छा, फिर तीसरा कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वायु के सापेक्ष कांच का नहीं चाहिए, वायु के सापेक्ष पानी का नहीं चाहिए, इन दोनों के सापेक्ष आपस में चाहिए। तो सवाल पूछ लेगा, इन दोनों का देगा, इन दोनों का देगा, एग्जामिनर देगा, बोलेगा कि वायु के सापेक्ष पानी का फलाना है, कांच के सापेक्ष फलाना का मतलब पानी का ढमकाना है, दोनों का देगा। पानी के सापेक्ष कांच का दे देगा, सॉरी पानी के सापेक्ष कांच का पूछेगा, या फिर कांच के सापेक्ष पानी का पूछेगा। तो कैसे करेंगे, मान लो पूछ लिया कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, किसके किसका पूछ रहा है, पानी का अपवर्तनांक, तो N वाटर, किसके सापेक्ष, कांच के, N ग्लास, बराबर क्या लिखेंगे, वाटर का पूछ रहा है तो वाटर का पहले लिखेंगे NW अपॉन, ग्लास के सापेक्ष है तो N ग्लास, और अगर कुछ नहीं रहता तो हम यहाँ पर एयर लगा देते हैं। एयर, देखो किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को बोलते हैं एब्सोल्यूट अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, ये आएगा तुम्हारा। ठीक है ना। चलो, अच्छा अगर मान लो इसी में वेग पूछ ले तो वेग क्या हो जाएगा, तो वाटर का
पानी का एयर के सापेक्ष वेग क्या होगा? देखो, जब निर्वात में रहता था तो c होता था, और माध्यम कौन सा है? पानी का, तो यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? एयर के सापेक्ष किसका है? ग्लास का। तो यहाँ पर एयर का लिखेंगे निर्वात का मतलब c, और ग्लास का लिखेंगे g। यहाँ पर मिला के लिखो, वाटर के सॉरी वाटर का ग्लास के सापेक्ष, यहाँ पर क्या है? ए एन डब्ल्यू क्या है? ये है c अपॉन वी डब्ल्यू बटा ए एन जी क्या है? c अपॉन वी जी। c से c कटेगा, ये उल्टा हो जाएगा, वी जी बटा वी डब्ल्यू। याद रखना भैया इस बात को, कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना, ठीक है ना? कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। प्रकाश की चाल क्या होती है? माध्यम के क्या होते हैं? अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर तुमसे कह दे मान लो इसका उल्टा, इस बात का उल्टा पूछ ले। अब कह रहा है पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पानी के सापेक्ष कांच का पूछ रहे हो? कांच का पूछ रहे हो तो हम लिख देंगे एन ग्लास। किसके सापेक्ष है? पानी के सापेक्ष है, वाटर लिख दो आगे। अच्छा, ग्लास का पूछ रहे हो तो ग्लास के लिखो एन जी, और कुछ नहीं है तो हम एयर के सापेक्ष ले लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसके सापेक्ष? वाटर के सापेक्ष, वाटर से डिवाइड कर दो। जस्ट उल्टा हो गया ना? अब यहाँ से देखो, अच्छा, माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती। सोचो, सोचा करो, रटो मत। माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब ग्लास का जो, ग्लास वाले माध्यम में जो का अपवर्तनांक है व्युत्क्रमानुपाती वी जी जाएगा नीचे, और यहाँ से आएगा इसका ऊपर चला जाएगा, वी डब्ल्यू चला जाएगा ऊपर, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे सवाल आपके भर भर के पूछेगा, बिल्कुल परेशान मत होना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जिस माध्यम का पूछे, जिस माध्यम को पूछे उसको यहाँ रखना और उसको ऊपर रखना। जिस माध्यम को पूछे हमेशा उसको यहाँ रखना और यहाँ पर ऊपर रखना। जिसके सापेक्ष पूछे उसको डिवाइड कर देना और वहां पर पहले लिख देना। ठीक है ना? कर जाओगे ना सवाल? पक्का कर लोगे? चलो, अब एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा सा एनसीईआरटी में छिपा के दे दिया है। एक्चुअली है ये 12th का टॉपिक, लेकिन उन्होंने बताया है थोड़ा सा कि पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ नहीं करवाए। पार्श्विक विस्थापन जो होता है उसकी वैल्यू आपको 12th में निकलवाए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दिए कि पार्श्विक विस्थापन होता क्या, इस बात को जान। इसके कहने का मतलब वो परिभाषा पूछ सकते हैं, समझो बात को, है ना? भले वो तुमसे निकलवाएंगे नहीं पार्थिव विस्थापन का कितना है, लेकिन तुमसे परिभाषा जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी की किसी किसी भी कोने में कुछ भी लिखा है तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? आपका पेपर एनसीईआरटी से ही बनना है। चलो छाप लो इसको, नोट कर लो। चलो भैया, पार्थिव विस्थापन देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत करेगा आपसे परिभाषा पूछ लेगा बस। पार्श्विक पार्श्विक विस्थापन, इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल का मतलब समझते हो ना, ये बगल वाले, लैटरल बगल वाले। ठीक है ना? लैटरल लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किसे, और चित्र के माध्यम से पहले चित्र के सीखते हैं, क्योंकि हमें जो होती है लाइन जो लिखी होती है वो नहीं याद रहता, लेकिन चित्र हमें बिल्कुल याद रहता है, चित्र क्या बनाया गया था ना। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आए और दूसरे माध्यम में जाए तो वो क्या हो जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाए। विचलित होने के दो तरीके थे, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाए या अभिलंब से नाता तोड़ ले, या अभिलंब से रिश्ता लगा ले, अभिलंब की तरफ झुक जाए, या अभिलंब से नाता तोड़ ले। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है, अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है, अभिलंब की तरफ झुक रहा है, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। देखो सॉरी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये है तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं डेल्टा एस। क्या होता है भैया? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपतित प्रकाश की किरण
तथा अपवर्तित प्रकाश की किरण के बीच की लंबवत दूरी को बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। फिर से सुन लो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच के लंबवत दूरी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसको लिख लेते हैं। यह है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये वाली क्या है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसको जाना चाहिए था ये, लेकिन ये क्या हुआ, अपने मार्ग से विचलित हुआ। तो ये आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच जो लंबवत दूरी है, ये देखो ऐसे है, ये ऐसे, ये लंबवत दूरी, लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन। ये पार्श्वों में विस्थापन हुआ ना, बगल बगल विस्थापन, बगल बगल विस्थापन हुए ना, एक ऐसे जा रहा था एक ऐसे, ये पार्श्विक विस्थापन। परिभाषा जरूर याद रखना इसकी, परिभाषा जरूर याद रखना। आधी परिभाषा तो वही होगी ना, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते, अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। आपतित किरण, आपतित किरण तथा तथा अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी, दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखो, इसकी परिभाषा दो तरीके से लिखोगे, नंबर किस हिसाब से पूछा है। अगर एक नंबर में पूछा है कि पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं, तो सिंपल से क्या करना, यहां से शुरू करना, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ ले तो क्या क्या करना, इसका चित्र बनाना और ये पूरा लिख देना, ठीक है ना। एक लॉस्ट रीडिंग बचा है आज का, वो देख लेते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी देखो हम अपवर्तन में, परावर्तन में भी पढ़े थे, अपवर्तन में भी पढ़े, ठीक है ना। चलो छापो, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का है। चलो भैया, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता किससे कहते हैं देख लेते हैं। मैं पहले से लिख लिया हूँ थोड़ा सा टाइम बचने के लिए, ठीक है ना, काफी लंबा जा रहा था वीडियो। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि उसके मार्ग को पलट दे तो वह पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अब पलट कैसे देंगे, हाथ से उठा के पलट नहीं देंगे कि हाथ से पकड़े उठा के पलट दिए। आओ देखते हैं कैसे पलटना है। जैसे ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक है। प्रकाश किरण ऐसे आई, कोण आई, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब तरफ झुक गई थोड़ी सी, अभिलंब तरफ झुकी, कोण आई। मैं यहाँ पर लगा दूं एक दर्पण, समतल दर्पण, ऐसे परपेंडिकुलर लगा दूं, लंबवत, इस किरण के लंबवत। मैं वहां पर भी बताया हूँ इस बात को, परावर्तन, लंबवत प्रकाश किरण निकाल। अगर कोई भी किरण, देखो परावर्तन का नियम है, अब तो ये परावर्तन होगा क्योंकि ये दर्पण लग गया। परावर्तन का नियम कहता है कोई किरण जिस एंगल से आपतित होगी उसी एंगल से क्या होगी, वापस लौट जाएगी अभिलंब के साथ। तो अभिलंब के साथ ये क्या है, 0 डिग्री पे आ रहा है तो 0 डिग्री पे
वापस लौट जाएगा। तो ये क्या होगा, जिससे आ रहा है उसी से वापस लौट जाएगा। अब जब ये वापस जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपतित किरण जैसा व्यवहार करेगा, और ये व्यवहार करने लगेगा अपवर्तित किरण। इसका दूसरा भी लिख सकते हैं परिभाषा कि जब जब प्रकाश के अपवर्तन में जब अपवर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगे तो उसे बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है ना। और इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, स्नेल का नियम क्या कहता है, इसको मानते हैं माध्यम 1 है, इसको मानते हैं माध्यम 2 है। स्नेल का नियम क्या है, हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने वाले दिखाने वाले। तो स्नेल के भी देखो, हम लोग पढ़ते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर N1 2 ये नहीं लगाना है हमें, दूसरा लगाना है, ये बात N1 sin I बराबर N2 sin R, ठीक है ना। N2 sin R ये वाला लगाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष, देखो पहले एक लिख दे गिनती, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या पूछ रहा भैया, पहले के सापेक्ष दूसरे का, तो क्या लिखेंगे, दूसरे का चाहिए 2 लिख दो 1, या फिर क्या कर सकते हैं, दूसरे का चाहिए N2 और 1। चलो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, N2 बटा N1, और यहाँ लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर। समीकरण मिल गया एक, समीकरण मिल गया एक, N2 बटा N2 साइन आर, ठीक है ना। दूसरा लिखते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, किसका पूछ रहा है, पहले माध्यम का, N1 लिख दो, किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष N2, तो यहाँ पर N1 बटे N2, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, देखो अभी इसके सापेक्ष ना, तो ये क्या हो गया, साइन आर बटे साइन आई। वैसे भी देखो ना, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर, जो माध्यम का अपवर्तनांक उसका एंगल, तो N1 तिर्यक गुणा साइन आई, N2 तिर्यक गुणा साइन आर, ये हो गया समीकरण 2। ठीक। अच्छा सुनो, परिभाषा आप लोग नोट कर लो, चलो यहाँ जगह है बता देते, जगह नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, ये परिभाषा लिख लो, इसको मिटा के फिर आगे बता देते हैं। चलिए क्या करेंगे, एक और दो को गुणा करेंगे, समीकरण एक और दो को गुणा करो, एक और दो को गुणा करो, N12 गुणे 2N1 गुणा करोगे, देखो साइन आई बटा साइन आर गुणे साइन आर बटा साइन आर, ये आपस में कट जाएगा, साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक एक होता है, इसको नीचे ले आओ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 अपॉन दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक, उल्टा होता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और मान लो अगर दो से ज्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10, कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे स्लाइड है, ऐसे ऐसे ये स्लाइड है, ये मान लो एक माध्यम है, पानी है, ये मान लो तेल है, ये क्या है, मिट्टी का तेल है, कांच है, ठीक है ना। तो कई सारे माध्यम है, तो हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी, हर माध्यम में ये किरण
अपने हिसाब से विचलित होगी। जिसका क्या होगा, अपवर्तनांक ज्यादा उसकी तरफ झुक जाएगा, जिसका अपवर्तनांक कम उसकी तरफ उससे दूर हट जाएगा। ठीक है, मान लो तीन माध्यम हो तो यदि तीन माध्यम तीन माध्यम हो तो क्या करेंगे, तो तीनों का गुणा करोगे। n1 पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणा दूसरे के सापेक्ष तीसरे का गुणा तीसरे के सापेक्ष पहले का बराबर जीरो, सॉरी बराबर क्या होगा, एक। सबका करता चला जाएगा, बराबर एक होगा। अच्छा, इन दोनों को नीचे लाओ, दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक चाहिए, इन दोनों को नीचे लाओगे 1/1 n2 इंटू 3n1 3n1 3n1। इसको सॉल्व करिए, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक 1/, अभी क्या दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष है, n2/n1 लिख सकते हैं, गुणा तीसरे के सापेक्ष पहले का है n1/n3, 1 से 1 कटेगा, 3 ऊपर जाएगा ना, तो दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक क्या आएगा, n3/n2 n3/n2। यही तो पढ़ते चले आ रहे पिछले 10 मिनट से, पिछले 10 मिनट से यही पढ़ते चले आ रहा है। जिसका अपवर्तनांक पूछेगा उसको ऊपर रखना, जिसका नहीं, जिसके सापेक्ष करेगा उसको नीचे रखना। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा समझ गए होगे। ये एक कंप्लीट वीडियो था अपवर्तनांक को लेके, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन को लेके। नेक्स्ट वीडियो में क्या कराएंगे, इससे रिलेटेड सवाल, काफी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है ना, काफी अच्छे अच्छे सवाल है। तो बहुविकल्पी सवाल और उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको न्यूमेरिकल सवाल दोनों सॉल्व करा देंगे। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर पे हम चलेंगे, लेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेंस की बात। ये अपना लेक्चर 1 था, अपवर्तन की बात करेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लूँ, अपवर्तन की बात करेंगे तो ये अपना पहला लेक्चर है, लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 2 में देखेंगे अपवर्तन के क्वेश्चन सारे, ये थ्योरी हो गई, क्वेश्चन हो गए। लेक्चर 3 से शुरू होगा लेंस, और लेंस चलेगा कई लेक्चर चलेगा। जैसे प्रकाश का परावर्तन कई लेक्चर चला था, वैसे अपवर्तन में लेंस कई लेक्चर चलेगा। एक लेक्चर में तो बेसिक सा सीखेंगे, लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस किसे कहते हैं। बाकी पढ़ते रहो, सवाल को सॉल्व करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। शुरू शुरू में आपको लग रहा था कि यार अभी तो थोड़ा सा हुआ, 2-4 पन्ना हुआ है, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कभी भी पढ़ लेंगे। अब धीरे धीरे करके आपके पास ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया, अब धीरे धीरे करके ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। चीजें यहाँ पर जो समझाई जाती है, कोई भी अध्यापक कभी भी पढ़ाता है, कहीं से भी पढ़ो, चीजें सब समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लुल्ल टाइप का बच्चा बैठा होता है ना, उसे भी समझ में आता है चीजें, क्योंकि दिख तो रहा है ना, उसके सेंसरी ऑर्गन्स काम तो कर रहे हैं ना, वो देख पा रहा है, बातों को सुन पा रहा है, और कोई बातें देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो कुछ समय के लिए तो माइंड में रुक रहा है ना, कुछ समय के लिए रुक रहा है, तो उस 50-60% अगर आपके पास समझ में आ रहा है ना, तो अच्छी बात है। फिर उसको घर पे रिवीजन करो, रिवीजन करोगे तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, आप एक्सपोनेंशियल तरीके से रिवीजन करो, मतलब टाइम का गैप एक्सपोनेंशियल होने, जैसे मान लो आज पढ़ लिए, अब कल रिवीजन करो, फिर 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, तो अब जब रिवीजन करोगे तीसरी बार, तो चौथी बार जब करो तो 4 का 2 गुना 8, 8 दिन की बात करो, फिर 8 दूनी 16, 16 दिन की बात करो। ऐसे में क्या होता है, चीजें याद रहती है। मैं पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना, ये मेरा पर्सनल का अनुभव, ऐसे रिवीजन करना होता है। बच्चे पूछते हैं कि रिवीजन कैसे किया जाए, सर अभी तो हम 2 दिन पहले पढ़े थे, अब इसका रिवीजन कब करना, कब मुझे पता चलेगा कि ये अब रिवीजन करने लायक हो गया है। तो दूसरा तरीका एक और भी है, आप जब रिवीजन करने का मन करे, जब आपको लगे कि हमारे हमें कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, तो आप क्या करो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के सवाल उठा लो, पर्टिकुलर टॉपिक के सवाल उठा लो। अगर सवाल निकल रहे हैं तो ठीक है बेटा, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर सवाल नहीं निकल रहे हैं, थोड़े से फंस रहे हैं, तो रिवीजन करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।